नेताजी बोस, जो ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे, ने नाजी नेताओं के साथ बैठकें की और भारत की स्वतंत्रता को युद्ध जीतने के लिए आवश्यक मानते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। उनका यह विचार एक नई स्वतंत्रता की परिकल्पना का प्रतीक बना, जिसने पूरे देश में राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत किया। सुभाष चंद्र बोस ने कई नाजी नेताओं से मुलाकात की और तर्क दिया कि युद्ध जीतने के लिए भारत को ब्रिटिश सत्ता से मुक्त कराना उनके लिए महत्वपूर्ण टास्क था। बोस, जिन्हें नेताजी, एक सम्मानित नेता के नाम से जाना जाता था, ने रेडियो प्रसारणों पर अपने राष्ट्रवादी भाषण देना शुरू किया, जिसने भारत में सनसनी मचा दी। लंबे इंतजार के बाद बोस हिटलर से मिले, जिन्होंने महसूस किया कि उनके विचारों को और अधिक योजना की आवश्यकता है। हालांकि बोस की हिटलर से मुलाकात ने एक जटिल स्थिति को जन्म दिया। हिटलर ने भारत पर अपने विचार व्यक्त किए और रूस की बढ़ती ताकत के खतरे को स्वीकार किया। उनके डर ने बोस के लिए चुनौतीपूर्ण हालात पैदा कर दिए, जहां उन्हें यह तय करना था कि आगे की रणनीति क्या होगी। भारतीय स्वतंत्रता के इस संघर्ष में विदेशी सहायता का प्रश्न जटिलताओं से भरा था। हिटलर को डर यह था कि अगर भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंका गया तो भारत रूस के हाथों में जा सकता है। उन्होंने बोस से कहा कि भारत को तब तक इंतजार करना होगा जब तक नाजी रूस पर हावी नहीं हो जाते। इस बीच अंग्रेज भारतीयों के बारे में हिटलर की नस्लवादी टिप्पणियों और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति उसके तिरस्कार को उजागर करने के लिए मीन काम्फ, हिटलर की आत्मकथा, का उपयोग कर रहे थे ताकि भारतीय लोगों को जर्मनी के खिलाफ भड़काया जा सके। युद्ध से पहले के कई दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के प्रति कोई रणनीतिक रुचि नहीं दिखाई थी और भारत के साथ अमेरिकी संबंध ज्यादातर मिशनरी या परोपकारी थे। अमेरिकी समाज ने इस समय विशेष रूप से नस्लवाद और जेनोफोबिया का सामना किया। 1924 ईस्वी के आव्रजन अधिनियम ने एशिया से आने वाली सभी प्रवासन को रोका, जिससे भारतीयों के अमेरिका में प्रवेश में बाधा आई। इस स्थिति में भारतीय संस्कृति और समाज के प्रति विदेशी नजरिया और भी नकारात्मक बन गया। अधिकांश अमेरिकियों के लिए भारत रहस्यवाद, अशिक्षित और अत्यधिक गरीबी की भूमि के अलावा कुछ नहीं था। बढ़ते जेनोफोबिया के मद्देनजर नस्लीय सुधार के लिए चुनिंदा मानव प्रजनन का प्रस्ताव रखने वाले यूजीनिक्स आंदोलन की लोकप्रियता का उल्लेख नहीं करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रभावी रूप से एशिया से सभी आव्रजन को काट दिया था। एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब कैथरीन मेयो ने ब्रिटिश खुफिया द्वारा आयोजित यात्रा के दौरान भारत का दौरा किया। एक साल बाद अमेरिकी लेखिका और नस्लीय वर्चस्ववादी कैथरीन मेयो ने ब्रिटिश खुफिया द्वारा आयोजित एक दौरे पर भारत की यात्रा की। उनके प्रवास का परिणाम विवादास्पद पुस्तक मदर इंडिया 1927 ईस्वी में छपी एक पुस्तक थी, जिसमें उन्होंने हिंदू समाज और धर्म पर हमला किया, महिलाओं की स्थिति के बारे में निराशाजनक विवरण दिया और विचित्र विचित्र अनुष्ठानों का वर्णन किया। इस पुस्तक मदर इंडिया में भारतीय समाज की आलोचना की गई और उसकी खराब स्थिति का वर्णन किया। मेयो ने प्रसव के दौरान महिलाओं को दिए जाने वाले उपचार का वर्णन किया, जैसे वह अजीब पदार्थों की गेंदें बनाती है, जैसे कि होलीहॉक की जड़ें या गंदी डोरी या क्विंस बीज से भरे चिथड़े या मिट्टी या लौंग मक्खन और गेंदे के फूलों के साथ मिश्रित मिट्टी या मेवे या मसाले कोई भी उत्तेजक पदार्थ और उन्हें गर्भाशय में डाल देती है ताकि घटना को तेज किया जा सके। देश के कुछ हिस्सों में बकरियों के बाल, बिच्छुओं के डंक, बंदर की खोपड़ी और सांप की खाल को बहुमूल्य अनुप्रयोग माना जाता है। ब्रिटिश खुफिया विभाग और चर्चिल दोनों ही इस पुस्तक से बहुत खुश थे, क्योंकि इसमें भारतीय समाज को एक गंदे नाले के रूप में दर्शाया गया था, जिसे ब्रिटेन के प्रबुद्ध शासन की सख्त जरूरत थी ताकि भारत पर आधिपत्य की ब्रिटिश शासन की वैधता को सिद्ध किया जा सके। लेकिन मेयो के विवादास्पद विचारों को लेकर भारत में दंगे भड़क उठे और भारतीय अखबारों ने इस पुस्तक मदर इंडिया की कठोर निंदा करते हुए इसे भारत के समाज की सबसे खराब मानहानि बताया। महात्मा गांधी ने राजनीतिक कार्यकर्ता सरोजिनी नायडू को पुस्तक में किए गए दावों का खंडन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लोकप्रिय भाषण यात्रा पर भेजा। मेयो की इस पुस्तक ने अमेरिका में भारतीय समाज के बारे में एक विवादास्पद संवाद स्थापित किया। फिर भी मदर इंडिया कई वर्षों तक अमेरिकियों को भारत के बारे में जानकारी देने वाली महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक बनी रही
और इसी रूप में भारत को देखा जाता रहा। कैथरीन मेयो के विचारों के विपरीत प्रख्यात अमेरिकी इतिहासकार विल ड्यूरेंट ने भारत को अलग तरह से देखा। भारत की अपनी यात्रा के दौरान ड्यूरेंट ने अंग्रेजों द्वारा देश का सबसे घिनौना और आपराधिक शोषण कहकर अमेरिकी समाज को स्तब्ध कर दिया। भारतीयों की दुर्दशा से बहुत प्रभावित होकर उन्होंने 1930 ईस्वी में द केस फॉर इंडिया पुस्तक लिखी, जिसमें भारत के गौरवशाली अतीत और स्वतंत्रता के लिए चल रहे संघर्ष का वर्णन किया गया। ड्यूरेंट ने कैथरीन मेयो द्वारा तथ्यों को चुन चुनकर पेश करने और भारत के बारे में उनके गलत आकलन की ओर भी इशारा किया। 20वीं सदी की शुरुआत से ही ब्रिटिश साम्राज्य अपने उपनिवेशों के साथ अपने संबंधों को फिर से बदल रहा था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा को डोमिनियन का दर्जा दिया गया था, जिससे उन्हें कुछ हद तक स्वशासन की अनुमति मिली, जबकि भारत को असंगत रूप से उसी विशेषाधिकार से वंचित रखा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं की मुलाकात यूएसएस ऑगस्टा पर एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने से कुछ महीने पहले रूजवेल्ट और चर्चिल ने अपने अपने युद्ध उद्देश्यों पर चर्चा करने के लिए यूएसएस ऑगस्टा पर मुलाकात की थी। रूजवेल्ट इस बात से सहमत नहीं थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका को उपनिवेशवाद की ओर आंखें मूंदकर फांसीवाद के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहिए। उन्होंने संयुक्त रूप से अटलांटिक चार्टर का मसौदा तैयार किया, जिसमें युद्ध के दौरान कब्जे वाले सभी देशों में स्वशासन की बहाली का समर्थन किया गया, जिससे उपनिवेशों में आशा की लहर दौड़ गई। हालांकि बाद में चर्चिल ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे और दावा किया था कि चार्टर केवल धुरी शक्तियों द्वारा जीते गए देशों पर लागू होता है, न कि भारत सहित ब्रिटिश उपनिवेशों पर। दिसंबर 1941 ईस्वी में पर्ल हार्बर हमले के कुछ दिनों के भीतर जापान ने हांगकांग और फिलीपींस पर भी आक्रमण किया था और मलाया से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। 2 महीने बाद ब्रिटेन की युगांतकारी सैन्य हार हुई, जब सिंगापुर, उनका कथित अभेद्य आधार, जापानियों के हाथों चला गया और 65,000 मित्र सैनिकों को अपमानजनक आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चर्चिल ने इसे ब्रिटिश इतिहास की सबसे बुरी आपदा और सबसे बड़ा आत्मसमर्पण कहा। यह 2 शताब्दियों में बनी ब्रिटिश प्रतिष्ठा और आभा के लिए एक करारा झटका था। जापानियों ने बर्मा और चीन के बीच के स्थलीय मार्ग पर भी हवाई हमले शुरू कर दिए थे, जिसके माध्यम से चीन की राष्ट्रवादी सरकार के प्रमुख चियांग काई शेक को मित्र राष्ट्रों से हथियारों का समर्थन मिल रहा था। अमेरिकियों ने जनरल जोसेफ स्टिलवेल को चियांग में मित्र राष्ट्रों के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में तैनात किया, जो अपने सख्त, सीधे सादे व्यवहार और सैन्य धूमधाम और समारोह के प्रति उपेक्षा के लिए जाने जाते थे। मार्च 1942 ईस्वी तक जापानियों ने रंगून, अब यांगून, पर कब्जा कर लिया था और बर्मी विद्रोहियों के साथ मिलकर ब्रिटिश और चीनी सैनिकों के साथ साथ लगभग 6 लाख भारतीय नागरिकों को बर्मा से बाहर निकाल दिया। ब्रिटिश नागरिकों और प्रशासकों ने सभी उपलब्ध परिवहन को जब्त कर लिया और जल्दी से बाहर निकल गए, बाकी सभी को खुद के लिए छोड़ दिया। जनरल स्टिलवेल और उनकी शेष इकाई को भारत पहुंचने के लिए कठोर जंगल के इलाके से 200 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ी। लगभग 80,000 विस्थापित भारतीय सैनिक रास्ते में ही भटक भटक मर गए, या तो यात्रा की अमानवीय परिस्थितियों का शिकार हो गए या बर्मी लोगों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, जो उनकी भूमि पर उनकी उपस्थिति से नाराज थे। हारे हुए क्षेत्रों से गोरे सैनिकों और अश्वेत सैनिकों की निकासी प्रक्रिया में स्पष्ट नस्लीय भेदभाव को लेकर भारत में गुस्सा उत्पन्न हो रहा था। अब खबरें छिपी नहीं रह सकती थीं। महात्मा गांधी ने अमेरिकी पत्रकारों से भी एक शिकायत की। एक सुरक्षित निकासी मार्ग गोरों के लिए, दूसरा असुरक्षित निकासी मार्ग अश्वेतों के लिए। गोरों के लिए भोजन और आश्रय का प्रावधान था, लेकिन अश्वेतों के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं थी। निकाले गए लोगों द्वारा सुनाई गई भयावह कहानियों ने भारतीयों में यह व्यापक भावना पैदा कर दी कि मित्र राष्ट्र जापानियों का सामना नहीं कर सकते और भारत पर आक्रमण आसन्न था। जापान ने युद्ध को भारत के दरवाजे तक ला दिया था। जब जापानी विमानों ने अप्रैल 1942 ईस्वी में विजाग, अब विशाखापत्तनम शहर और कुछ अन्य तटीय शहरों पर बमबारी की,
तो दक्षिणी भारत के पास हवाई सुरक्षा की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने बंगाल की खाड़ी में और उसके आसपास 2 क्रूजर, एक हल्का वाहक और एक विध्वंसक भी डुबो दिया, जिससे जापानी बेड़े को हिंद महासागर में बिना किसी चुनौती के नौकायन करने की अनुमति मिल गई। दिसंबर 1942 ईस्वी में जापानी विमानों ने कलकत्ता, अब कोलकाता में बम गिराए, जिससे बड़े पैमाने पर दहशत फैल गई। 2 मिलियन निवासियों में से लगभग 1/3 शहर छोड़कर भाग गए। जापानियों ने घोषणा की कि वे भारतीय लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और उनसे अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का आग्रह किया। जापान को लेकर भारत में राय विभाजित थी, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, भारत की समुद्री सुरक्षा की उम्मीद जापान पर ही टिकी थी। अमेरिका और न कि ब्रिटेन, जो अब तक गठबंधन में अधीनस्थ स्थिति में आ चुका था। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के भविष्य के बारे में सशंकित कई भारतीयों ने ब्रिटिश संचालित बैंकों से अपनी बचत निकालनी शुरू कर दी। जापान के लगातार हमले ने अमेरिकियों को भारत को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारत के महत्व को महसूस किया, क्योंकि भारत में असीमित कार्यबल, विशाल रेलवे नेटवर्क, विशाल अनाज उत्पादन और इस्पात तथा अन्य युद्ध सामग्री जैसे कपड़ा, चमड़ा और जूट उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता है। रूजवेल्ट का मानना था कि भारत सुदूर पूर्वी गठबंधन का केंद्र बन सकता है, जिसमें चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल थे, और जापान के खिलाफ खड़ा हो सकता है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रूजवेल्ट को भारतीय आबादी को मित्र राष्ट्रों के प्रति शत्रुतापूर्ण होने के बजाय सहानुभूतिपूर्ण होने की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने 1942 ईस्वी में नई दिल्ली में अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में राजनयिक लुईस जॉनसन को भेजा, जिन्होंने ब्रिटिश और भारतीय नेताओं के बीच मध्यस्थता करना शुरू किया और खुले तौर पर भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन किया। हालांकि जब रूजवेल्ट ने चर्चिल पर भारत की स्वतंत्रता के लिए दबाव डालने की कोशिश की, तो चर्चिल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रस्ताव को ठुकरा दिया।